नमस्कार दोस्तों। के एन एल जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में सिंचाई के साधनों के बारे में। तो दोस्तों, पीछे की कक्षाएं ज्योग्राफी की जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी मैंने डाली, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जो विद्यार्थी अभी नए मेरे इस यूट्यूब चैनल के एन एल जी के ट्रिक पे आए हैं, वो एक बार ज़रूर मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं जो आपको ज्योग्राफी करवा रहा हूँ वो नवीनतम आंकड़े ज्योग्राफिकल पार्ट के हैं, वो सभी इसमें मेंशन किए गए हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका समय न लेते हुए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्लास, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस भौगोलिक भूभाग राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार के यहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, किस प्रकार का माहौल है यहाँ का, तो वो अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, देश आज़ाद हुआ था 1947 में और देश का संविधान लागू हुआ था सन 1950 में। उसके बाद में अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अगर राजस्थान की बात करें, राजपूताना की बात करें, तो इस राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सतही जल परियोजनाओं सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। यानी स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें, 1947 से पहले की बात करें, तो 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सतही जल परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान राजस्थान में 39.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। ये जो 39.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का जो आंकड़ा है, ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 का है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने सिंचाई विभाग की स्थापना 1949 में की। यानी राजस्थान में सिंचाई विभाग की जो स्थापना है वो सन 1949 में हुई है। और वर्तमान में जो सिंचाई विभाग है उसको जल संसाधन विभाग के नाम से जाना जाता है। भारत के समग्र भूभाग का, यानी पूरे भारत के समग्र भूभाग का जो भूजल है वो 1.72% राजस्थान में पाया जाता है या निहित है। राज्य में भूजल के कुल 249 खंडों में से 31 ही सुरक्षित है। तो ध्यान रखना है कि भूजल के कुल खंड कितने हैं, तो 249 है, जिसमें से अगर बात करें सुरक्षित भूजलों की खंडों की, तो अपने राजस्थान में 31 ही सुरक्षित है। उसके बाद में देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में एक वृहद 43 मध्यम और 2272 लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत थी। यानी जब देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो एक वृहद 43 मध्यम और 2772 लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत थी। और नवीनतम आंकड़ा मार्च 2019 तक 11,576 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का सर्जन किया गया है। तो कितने हेक्टेयर का? 11,576 हेक्टेयर क्षेत्र का। उसके बाद में बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में देश के कुल सतही जल का 1.16% यानी 25.38 BCM जल है जो अपने पास उपलब्ध है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्र का 2/3 भाग यानी 2/3 वर्षा पर आधारित है। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसका 2/3 भाग राजस्थान का वर्षा जल पर आधारित है। यानी वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम हैं। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 9.2% भाग है वो राजस्थान में। यानी भारत में जितना सिंचित क्षेत्र है उसका 9.2% भाग है जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग, यानी सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग है
वो गंगानगर जिले में है, और सबसे कम भाग है वो राजसमंद में है। तो याद रखना है। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो राजस्थान के गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है, और सबसे कम सिंचाई की बात करें तो राजसमंद जिले के अंतर्गत होती है। कुल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर सिंचाई है वो गंगानगर जिले में होती है, और कुल कृषि क्षेत्र की बात करें तो चूरू जिले में सबसे कम सिंचाई होती है। अब यहाँ ध्यान देना है, गंगानगर दोनों भागों में आया है कि कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग श्री गंगानगर है, और सर्वाधिक भाग वाला सिंचाई जिला है जो भाग है वो भी क्या है, गंगानगर है। सबसे कम सिंचाई राजसमंद में होती है, और सबसे कम अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, कुल कृषि क्षेत्र की बात करें तो चूरू जिले में सबसे कम सिंचाई होती है। अब आगे बात करें कि राज्य में कुओं और नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। याद रखना है, आ सकता है कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो जयपुर जिले में होती है। और राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं वो कौन कौन से हैं, तो कुएं हैं, नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है, इन सभी से सिंचाई की जाती है राजस्थान में। और राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का 66.54% कुओं व नलकूपों पर आधारित है, और कुओं और नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई होने वाला जिला है तो वो जयपुर है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का 31.09% नहरों से एवं 2.37% तालाबों एवं अन्य साधनों से होता है। राज्य में 4 तरह की सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में 4 तरह की सिंचाई की परियोजनाएं हैं। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, वृहद परियोजना है, मध्यम परियोजना है और लघु परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुत कंपटीशनों में ये क्वेश्चन आया है, याद रखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है तो वो भांकड़ा नांगल है। यानी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो भांकड़ा नांगल नहर परियोजना ही है। और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो इंदिरा गांधी परियोजना है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो बिसलपुर बांध परियोजना है। याद रखना, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुउद्देशीय परियोजना सबसे बड़ी भांकड़ा नांगल है, तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर है, और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है तो बिसलपुर परियोजना है। उसके बाद में बात करें कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की पार्वती, काली सिंध और मेज नदियों के सरप्लस पानी को मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी एवं पार्वती द्वितीय नदियों में लाकर पूर्वी राजस्थान में 13 जिलों में ये योजना चल रही है। अब ये 13 जिले कौन कौन से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आने वाले, तो जयपुर है, अलवर है, झालावाड़ है, बारां है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, दौसा है, करौली है, जयपुर है, धौलपुर है। इन जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाएं चल रही है, जिसमें नदियां कौन कौन सी मुख्य बनती हैं, तो पार्वती, काली सिंध, मेज नदियों के सरप्लस पानी को, यानी जो अतिरिक्त पानी है को मोरेल, बाणगंगा और गंभीरी और पार्वती नदियों में लाकर इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना पर जो कुल लागत है उसका अनुमान है 37,247 करोड़ रुपए। केंद्रीय जल आयोग द्वारा 8 फरवरी 2016 को इसको सैद्धांतिक रूप से सहमति जताएगी, और नवनेरा बैराज है का कार्य है वो 2023-24 तक पूर्ण होने की संभावित है। ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के ये आंकड़े हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नवनेरा बैराज है जो कहाँ पर स्थित है, तो नवनेरा बैराज है वो कोटा में स्थित है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आने वाले हैं।
याद रखना है। तो बात करें राजस्थान की ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये भांकड़ा नांगल परियोजना है, जो इसके अंतर्गत 3 राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और ध्यान देना है कि भांकड़ा नांगल परियोजना में 15.2% हिस्सा है वो राजस्थान का है। भांकड़ा नांगल बांध की बात करें तो भांकड़ा बांध है ये 1962 में बिलासपुर एक क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ बनाया गया है भांकड़ा बांध। तो भांकड़ा बांध है ये बिलासपुर में है और 1962 में बना है। और बिलासपुर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान देना कि देश का सबसे ऊंचा बांध है वो भांकड़ा बांध है। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है? भांकड़ा बांध है। और भांकड़ा बांध है यहाँ पे कौन सा जलाशय है? गोविंद सागर जलाशय है। कौन सा जलाशय है? गोविंद सागर जलाशय। फिर बात करते हैं दोस्तों नांगल बांध की। नांगल बांध है वो 1952 में बना था, जो रोपड़ के अंतर्गत आता है, रोपड़ स्थान पंजाब के अंतर्गत है। तो याद रखना है भांकड़ा बिलासपुर में है जो हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल बांध है जो रोपड़ में है जो पंजाब में है। नांगल बांध 1952 में बना और भांकड़ा बांध है जो नांगल बांध से 10 साल बाद में 1962 में बना। और याद रखना है दोस्तों कि भांकड़ा बांध है ये देश का सबसे ऊंचा बांध है, और भांकड़ा नांगल परियोजना है ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है। ये जो भांकड़ा नांगल बांध है इससे सिंचाई की सुविधा है। ये भांकड़ा नहर से ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जो राजस्थान के उत्तरी जिलों के अंतर्गत आते हैं और थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें दोस्तों व्यास परियोजना की। व्यास परियोजना भी अब याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें बनती है। एक तो बात ये बनती है कि भांकड़ा नांगल परियोजना है ये कितने राज्यों की है? तो भांकड़ा नांगल परियोजना है ये 3 राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि व्यास परियोजना कितने राज्यों की है? तो व्यास परियोजना भी 3 राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। व्यास परियोजना में भी 2 बांध है, एक पडोह बांध है और एक पोंग बांध है। और पडोह बांध और पोंग बांध है ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों के दोनों बांध हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नोहर नहर हनुमानगढ़ में व्यास परियोजना से निकाली गई है। नोहर नहर, जो नोहर हनुमानगढ़ की एक तहसील है उसके नाम पर यह नहर निकली है, नोहर नहर, जो व्यास परियोजना से निकाली गई है। अगली बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना की। ये भी ध्यान देना दोस्तों कि 2 राज्यों की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दोनों राज्यों का 50-50 इसमें हिस्सा है, 50-50% हिस्सा है। अगर इसमें बांध की बात करें तो एक बांध चंबल नदी पे बांध बनाया गया है, जो पहला बांध है जिसका नाम गांधी सागर बांध है, जो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ध्यान देना चंबल पर जो सबसे बड़ा बांध है वो गांधी सागर बांध ही है, यानी चंबल नदी पे सबसे बड़ा बांध बनाया गया है ये गांधी सागर बांध है। उसके बाद में राजस्थान में जैसे ही चंबल भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद में रावत भाटा के अंतर्गत राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध है जिसका निर्माण करवाया गया, जो रावत भाटा के अंदर है। ये राणा प्रताप सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यानी चंबल पे सबसे बड़ा बांध है ये गांधी सागर बांध है, और राजस्थान के अंतर्गत चंबल पर सबसे बड़ा बांध है और सबसे पहला बांध है चंबल पर की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है जो कोटा के अंतर्गत है। जवाहर सागर बांध एक पिकअप बांध है। फिर कोटा बैराज है जो कोटा के अंतर्गत ही बना हुआ है। ये उद्योगों को जलापूर्ति हेतु बनाए गए। और चंबल नदी से जो सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई है वो कोटा, बूंदी और 12 जिलों में की जाती है। कोटा, बूंदी और 12 जिलों में चंबल नदी से सिंचाई की जाती है।
उसके बाद में बात करें दोस्तों तो बात है माही बजाज सागर बांध की। अब याद रखना है, माही नदी की बात करें तो छप्पर नदी नालों का मैदान है वो माही का मैदान है, और जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही बजाज सागर बांध की बात करें जिस पर जो परियोजना चल रही है, ये 2 राज्यों की है, राजस्थान और गुजरात की। और राजस्थान का जो अगर माही बजाज सागर बांध पे बात की जाए तो राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा 55% है। अब बात करते हैं माही बजाज सागर बांध की। तो माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। इसी माही नदी पर कागदी पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध है, कागदी स्थान है जो बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। और माही नदी पर ही कड्डाणा बांध है जो पंचमहल के अंतर्गत आता है, और ये पंचमहल गुजरात के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है माही नदी पे 3 बांध बने हुए, माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा के अंतर्गत है, कागदी पिकअप जो बांसवाड़ा के अंतर्गत है, और कड्डाणा बांध जो पंचमहल गुजरात के अंतर्गत है। 2 राजस्थान के अंतर्गत आते हैं और 1 बांध गुजरात के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बात करें कि इस परियोजना पर उत्पादित समस्त विद्युत है वो पूरी की पूरी राजस्थान को मिलती है। यानी माही बजाज सागर परियोजना में जो विद्युत प्राप्त की जाती है उस विद्युत पर पूरा का पूरा हिस्सा राजस्थान का है। और जल की बात करें तो 45% जल है वो राजस्थान उपयोग कर सकता है, और 55% जल है जो गुजरात के लिए अपने को अतिरिक्त देना पड़ता है। अगर सिंचाई की बात करें माही नदी से तो राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत होती हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे तो परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये जो आंकड़ा है ये नवीनतम आंकड़ा है, ध्यान देना है। ये आर्थिक समीक्षा राजस्थान का 21-22 का आंकड़ा है। तो परवन पर बात करें तो अभी परवन नदी पर बांध बन रहा है जो झालावाड़ जिले में परवन नदी पर निर्माणाधीन बांध है, यहाँ पर ध्यान देना है। इस परियोजना की बात करें तो 7,355.23 करोड़ रुपए की परियोजना है। अगर ये परवन बृहद परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना से झालावाड़ 12 कोटा जिलों को 2,01,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अब बात करते हैं दोस्तों बृहद परियोजना की जिसमें राजस्थान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और हो भी रहा है। तो इसी के अंतर्गत बात करें बृहद परियोजनाओं के अंतर्गत अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे वो सभी की सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, और अब है राजस्थान की बृहद सिंचाई परियोजनाएं। यहाँ बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 चरण हैं। पहले चरण में हरिके बैराज से लेकर पुंगल बीकानेर तक का है। इसका जो इंदिरा गांधी का पहला चरण है वो हरिके बैराज पंजाब से लेकर पुंगल बीकानेर तक है, और दूसरा चरण है वो पुंगल से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। ये 2 चरण है, ध्यान रखना है। अब बात करें मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा भी कहा जाता है, यानी नहर को मरुगंगा पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। और याद रखना इसका 100% जल है इंदिरा गांधी नहर का, उस पर राजस्थान का ही अधिकार है, हक है। इस नहर के अगर इंजीनियर की बात करें या इंदिरा गांधी नहर के जनक की बात करें तो कुंवर सेन है। इम्पोर्टेंट है, बड़ा नाम है। इंदिरा गांधी नहर का जनक किसे कहा जाता है तो कुंवर सेन को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर का इंजीनियर कौन है
तो कुंवर सिंह है। अब बात करें हरिके बैराज की, हरिके बैराज तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर 1953 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, जहाँ से नहर निकाली गई है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो बात बनती है कि हरिके बैराज कहाँ स्थित है, तो फिरोजपुर ज़िले पंजाब के अंतर्गत आता है। हरिके बैराज का निर्माण कब किया गया, तो 1953 में किया गया। और कौन सी दो नदियों पर किया गया है, तो सतलज और व्यास पे किया गया है। हरिके आर्द्र भूमि एवं हरिके पतन भी कहा जाता है। तो यानी हरिके बैराज को आर्द्र भूमि, हरिके आर्द्र भूमि, हरिके पतन भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसको रखा गया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। सन 2005 में राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र को घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया है। याद रखना, इसको क्या किया गया है, कम किया गया है। उसके बाद में बात करें सिंचित क्षेत्र 6 जिले। सिंचित जिले, इंदिरा गांधी नहर से कुल कितने जिले सिंचित होते हैं, तो 6 जिले हैं। जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं कि श्री हनुमान, चूरू, जेबीजी। याद रखना, तो याद रखना हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, ये 6 जिले हैं जहाँ पर सिंचाई की जाती है। यानी इंदिरा गांधी नहर से यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर 4 ऐसे ज़िले हैं जिनको केवल पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी इंदिरा गांधी नहर से। इम्पोर्टेंट बात है, इंदिरा गांधी नहर से कुल कितने ज़िले सिंचित हो रहे हैं, तो 6 ज़िले सिंचित हो रहे हैं। और इंदिरा गांधी नहर से पेयजल सुविधा किन से ज़िलों को मिलेगी, तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर को पेयजल पीने का पानी दिया जाएगा। और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन जिलों में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 6 जिलों में सिंचाई है और 4 जिलों में क्या है, पेयजल सुविधा है। कुल कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं, 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। अब बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं शाखाओं से। तो इंदिरा गांधी नहर की कुल 9 शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो कुल 9 शाखाएं हैं। एक उप शाखा है, 7 इसे लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 7 है। उप शाखा कितनी है, 1 है। ठीक है, और कुल शाखाएं कितनी हैं, 9 शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर फीडर की बात करें तो हरिके बैराज से मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ तक, फीडर नहर कहाँ से कहाँ तक है, हरिके बैराज से मसीतावाड़ी हेड तक, हनुमानगढ़ तक कुल 204 किलोमीटर, जिसमें से 170 किलोमीटर पंजाब में आती है, 170 किलोमीटर पंजाब में, हरियाणा में आती है, और 34 किलोमीटर राजस्थान में आती है। तो यानी 204 किलोमीटर है जो इंदिरा गांधी नहर है, जो फीडर नहर के रूप में काम करती है। यानी बात करें हरिके बैराज से लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के मसीतावाड़ी हेड तक इंदिरा गांधी नहर के पानी को कोई आदमी, या बात करें कोई भी राज्य, जो यहाँ के यहाँ के हरियाणा और पंजाब 2 राज्य हैं जो 170 किलोमीटर तक जो नहर है, जहाँ तक ये फीडर नहर है, यहाँ तक कोई भी आदमी है वो इसके पानी को उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये पानी किसके लिए आ रहा है, राजस्थान के कुल 10 जिलों के लिए आ रहा है। 6 जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त करेगा और 4 जिले पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। तो यानी ये 10 जिलों के लिए वहाँ से हरिके बैराज से लेकर मसीतावाड़ी हेड तक ये पानी आता है, इसको कोई रास्ते में उपयोग नहीं कर सकता। यानी ऐसी नहर जहाँ से निकाली गई है और जहाँ तक है, इसके लिए जहाँ फीडर शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ तक वो पानी का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता। उसके बाद में बात करें मुख्य नहरों की, तो मुख्य नहरों में मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक
ये मुख्य नहर है। यानी मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक यानी 445 किलोमीटर ये मुख्य नहर है। और फीडर नहर कितनी है? ये 204 किलोमीटर है फीडर नहर, ठीक है ना। और आगे ये मुख्य नहर है। उसके बाद में बात करें उप शाखा की, और इंदिरा गांधी नहर की उप शाखा एक ही है, ठीक है। तो याद रखना एकमात्र उप शाखा है जिसका नाम है बाबा रामदेव उप शाखा। याद रखना है उप शाखा का क्या नाम है? बाबा रामदेव उप शाखा, जिसका एक अन्य नाम है बरकतुल्ला खां उप शाखा भी जिसको कहा जाता है। उसके बाद में मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक ये नहर लास्ट तक जाती है। मार्च 2018 तक का ये आंकड़ा है। और INGP 5218.12 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं इस नहर पे। इसका जो अंतिम बिंदु है इंदिरा गांधी नहर का, वो है अंतिम बिंदु इंदिरा गांधी नहर का गडरा रोड है, जो बाड़मेर के अंतर्गत आता है। राजीव गांधी जलोत्थान लिफ्ट परियोजना, राजीव गांधी जलोत्थान लिफ्ट परियोजना ये जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निकाली गई है, जो इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है। गंदेली सावा परियोजना है, ये चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। गंदेली सावा परियोजना है जो चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना है, ये कितने राज्यों की है? इसमें कौन कौन से राज्य भागीदार है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ध्यान देना, नर्मदा नहर परियोजना में 4 स्टेट है जिसकी भागीदारी है। कितने स्टेट की भागीदारी है? 4 स्टेटों की भागीदारी है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब राजस्थान का इसमें हिस्सा है वो 0.5 MAF है, ठीक है, मैफ है। 27 मार्च 2008 को राजस्थान के सिल्लू घाट सांचौर जालोर से, सिल्लू घाट सांचौर के अंतर्गत आता है, जो जालोर सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, से सर्वप्रथम जल प्रवाह किया गया था इस नहर में, ठीक है। लंबाई, मुख्य नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। और राजस्थान में नर्मदा नहर है जो 74 किलोमीटर है। कुल लंबाई 532 है और राजस्थान में इसका कितनी आती है? ये 74 किलोमीटर आती है। सिंचाई की सुविधा नर्मदा नहर से जालोर और बाड़मेर के 233 गांवों में सिंचाई है 2.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। और दोनों जिलों के 107 गांवों में पेयजल मिलेगा। यानी जालोर और बाड़मेर जिले के 233 गांव में ये सिंचाई करती है और जालोर और बाड़मेर जिले के 107 गांव को ये पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। दिसंबर 2021 के संपूर्ण सिंचित क्षेत्र में सिंचाई प्रारंभ कर दी गई है। यानी जो इस क्षेत्र में जो सिंचित भाग है उसमें संपूर्ण क्षेत्र में सिंचाई करने की जो सुविधा है वो उपलब्ध होने लगी है। कब से? दिसंबर 2021 से। अब बात करें राजस्थान में प्रवेश, यानी नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान में नर्मदा नहर कहाँ प्रवेश करती है? तो याद रखना है कि जालोर जिले के सांचौर तहसील में सिल्लू गांव के नर्मदेश्वर घाट से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। याद रखना, फवारा पद्धति, जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं, ये पूर्णतः सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है। ये राज्य की पहली परियोजना है जो फवारा पद्धति से या बूंद बूंद पद्धति से या ड्रिपिंग पद्धति से यहाँ से सिंचाई होती है। इससे नर्मदा नहर से 3 प्रमुख लिफ्ट नहर निकाली गई है। एक सांचौर लिफ्ट नहर है, एक भादरेड़ा लिफ्ट नहर है, एक पानोरिया लिफ्ट नहर है। ये तीनों की तीनों नहरें हैं, ये नर्मदा नहर परियोजना से निकाली गई है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, गंग नहर, जिसको बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है या गंग नहर परियोजना कहते हैं। ये राज्य की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है जिसका क्या नाम है? गंग नहर परियोजना। इसका निर्माण 1922 से 1927 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यानी स्वतंत्रता से पहले की 1922 से लेकर 1927 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसका उद्गम है वो सैनी वाला फिरोजपुर पंजाब से है।
सतलज नदी से एक साइफन बनाकर निकाली गई है। गंगा नहर की कुल लंबाई है वो 129 किलोमीटर है, जो राजस्थान में 17 किलोमीटर है। सिंचाई है वो मात्र गंगानगर जिले को होती है गंगा नहर से। अब आगे बात करें राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना है, ये रावी और व्यास नदियों पर यूरोपीय समुदाय के सहयोग से निकाली गई है। राज्य में प्रवेश भिरानी गांव हनुमानगढ़ में करती है। सिंचाई हनुमानगढ़ और चूरू में इस नहर से होती है। सिद्धमुख रतनपुर वितरिका, यह वितरिका राजीव गांधी परियोजना का ही विस्तार है। ये नाबार्ड की सहायता से निकाली गई है। बात करते हैं बिशलपुर बांध परियोजना की। बिशलपुर बांध बनास नदी पर बनाया गया है। टोंक जिले के टोडाराय तहसील में बिशलपुर बांध स्थित है। ये सबसे बड़ी राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये बिशलपुर परियोजना ही है। बिशलपुर परियोजना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जयपुर को कौन सी परियोजना से पानी मिलता है, या टोंक को कौन सी परियोजना से मिलता है, जयपुर को कौन सी से मिलता है, या अजमेर को कौन सी से मिलता है। तो याद रखना है बिशलपुर बांध परियोजना से। ये बिशलपुर बांध परियोजना ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, और इस पेयजल परियोजना से जयपुर, जोधपुर, टोंक, नागौर, अजमेर 4 जिलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत सकाडा प्रणाली बिशलपुर बांध परियोजना पर निर्मित है। सहयोग है बिशलपुर बांध परियोजना को, ये नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है। नाबार्ड से इसको सहयोग मिल रहा है। और ध्यान देना ब्रह्माणी नदी है जो बेंगू, चित्तौड़गढ़ एवं काली सिंध नदियों का जो जल है बिशलपुर बांध में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस योजना को विचाराधीन योजना के रूप में रखा गया है। जो याद रखना है, ब्रह्माणी नदी है जो बेंगू, चित्तौड़गढ़ में, और काली सिंध नदी है, इन दोनों नदियों का जल है जो बिशलपुर बांध में लाने की परियोजना चल रही है। अब बात करें यमुना जल सिंचाई परियोजना की। ये भरतपुर, चूरू और झुंझुनू जिले में सिंचित होंगे इस परियोजना से। भरतपुर का ध्यान देना है कि भरतपुर में अजान बांध भरतपुर में बना हुआ केवलादेव उद्यान को पानी आपूर्ति है वो यमुना जल सिंचाई परियोजना से ही होगी। यानी भरतपुर के अजान बांध और केवलादेव उद्यान को पानी कहाँ से मिलेगा? भरतपुर जल सिंचाई परियोजना से मिलेगा। यमुना जल सिंचाई परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम गुड़गांव, जिसको यमुना लिंक नहर कहा गया है, जो भरतपुर जिले में है, और कामा और डीग तहसीलों में सिंचाई की सुविधा है वो दी जाएगी। भरतपुर नहर परियोजना, एक दूसरी नहर की बात करें तो ये भरतपुर नहर है जिसके द्वारा भरतपुर जिले में सिंचाई की जाएगी, और 1906 में भरतपुर नरेश द्वारा ये नहर निर्मित है। भीखाभाई सागवाड़ा नहर माही नदी से निकाली गई है। सिंचाई है और डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा क्षेत्र में की जाएगी, तो यानी ये सागवाड़ा जिले में सिंचाई करेगी। जाखम बांध परियोजना जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ जिले में, और अनूपपुरा गांव में ये परियोजना है वो निर्मित की जा रही है। ध्यान रखना है कि जाखम बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो 81 मीटर ऊंचा है, और जाखम बांध है वो कहाँ बना हुआ है? प्रतापगढ़ में बना हुआ है। और सिंचाई की सुविधा भी कहाँ पर मिलेगी? प्रतापगढ़ जिले को ही मिलेगी। अब बात करते हैं पांचना परियोजना की। पांचना परियोजना है, ये पांचना बांध बनाकर तैयार की गई है। ये 5 नदियों पर है, भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, भिसावट, माची।
लाभान्वित जिले करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर है। चूलीदेह परियोजना भद्रावती नदी पे है और करौली में है। छापी परियोजना छापी नदी पे है, झालावाड़ में है। चोली परियोजना चोली नदी पे है, झालावाड़ में। परवन लिफ्ट नहर परवन नहर पे 12 पर है। बेंतली परियोजना बेंतली 12 पर है, 12 में है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर है, दौसा और सवाईमाधोपुर इससे लाभान्वित जिले है। ओरई परियोजना ओरई चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 पढ़े हैं और 7 में से अभी तक इम्पोर्टेंट रहे हैं वो 1 नंबर है। पांचना परियोजना है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है और कौन कौन सी नदियों पर निर्मित है, तो भद्रावती है, बरखेड़ा है, अट्टा है, भेसावट है, माची है। उसके बाद में एक कंपटीशन में पूछा गया छापी परियोजना कौन सी नदी पे है या कौन से जिले से संबंधित है, तो झालावाड़ जिले से छापी नदी पे। मोरेल बांध काफ़ी बार पूछा गया है, तो मोरेल नदी पर है, दौसा सवाईमाधोपुर है। ओरई परियोजना पूछी गई है, तो ओरई है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा लाभान्वित है। अजान बांध की बात करें दोस्तों, तो अजान बांध गंभीरी नदी पर है, भरतपुर में है। विलासपुर परियोजना विलास नदी पे 12 में है। हरिश्चंद्र सागर काली सिंध नदी पर कोटा में है। सावन भादो बांध ध्यान देना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कहीं सावन भादो कढ़ाई है, कहीं सावन भादो कुछ है, कहीं कुछ है, तो सावन भादो बांध है, ये सावन भादो नदी पे है, कोटा में। पार्वती बांध है, ये पार्वती नदी पे है, धौलपुर में। सोम कागदर बांध है, ये सोम नदी पे है, उदयपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना है, ये सोम नदी पे डूंगरपुर में है। गंभीरी परियोजना है, ये गंभीरी नदी पे चित्तौड़गढ़ में है। मेजा बांध कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में। अडवाण बांध मानसी नदी पे भीलवाड़ा में। खारी बांध खारी नदी पे है, भीलवाड़ा में। उसके बाद में बात करें दोस्तों जवाई बांध जवाई नदी पे है, पाली और जावलोर लाभान्वित जिले हैं। सेई परियोजना कई बार पूछी गई है कंपटीशन में, सेई परियोजना उदयपुर में। जवाई बांध से जलापूर्ति होती है सेई परियोजना को। बांकली बांध सुकड़ी नदी पे है, जालोर और पाली लाभान्वित होते हैं। बनास बांध धनारी में स्थित है, पश्चिमी बनास पर है, सिरोही जिले में लाभ मिलता है इसको। उसके बाद में बात करें दोस्तों बंद बारेठा कुकुंद नदी पे, याद रखना कौन सी नदी है, कुकुंद नदी, भरतपुर में। नंद समंद बनास नदी पे राजसमंद में। गड़दड़ा इंपॉर्टेंट है, गड़दड़ा मंगली डूंगरी गणेशी नदियां हैं, बूंदी में है गड़दड़ा बांध। मानसी वाकल उदयपुर में है। टोरडी बांध सहोदरा नदी पे टोंक में। टोंक टोरडी टोंटो याद रखना, टोंटो टोरडी याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये थी अपनी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं और राजस्थान की सिंचाई के साधन। और जहाँ तक हुआ ये राजस्थान के आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़े मैंने आप तक लाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एवं शेयर करना, और जो नए स्टूडेंट आए हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।